हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रॉफ स्काई। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इस चैप्टर की दोस्तों 5th वीडियो है। पहली 4 वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। दोस्तों, हमने लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ लिया डिटेल में अच्छे से पिछली 4 वीडियोस में। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में। दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो और सबसे पहले समझते हैं प्राइवेटाइजेशन होता क्या है। प्राइवेटाइजेशन दोस्तों वर्ड आता है फ्रॉम द वर्ड प्राइवेट। प्राइवेट मतलब प्राइवेट कंपनीज। जब आप अपना ट्रांसफ़र कर देते हैं अपनी पावर एक प्राइवेट कंपनी को तो उसे कहते हैं प्राइवेट कंपनी। हम इसको पढ़ते हैं डेफिनेशन के नज़रिए से। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज का ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल जब हम ट्रांसफ़र कर देते हैं टू अ एंटरप्रेन्योर ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ये प्राइवेट है दोस्तों। जब एक पब्लिक सेक्टर कंपनी की ओनरशिप हम ट्रांसफ़र कर देते हैं प्राइवेट सेक्टर को तो उसे हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। बेसिकली मान लीजिए एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसकी हमने ओनरशिप दे दी एक प्राइवेट कंपनी को। अब वो प्राइवेट कंपनी संभालेगी उस कंपनी की बागडोर। बेसिकली अब उसकी ओनरशिप भी प्राइवेट कंपनी के पास होगी, उसकी जो टॉप मैनेजमेंट है वो भी एक तरीके से प्राइवेट कंपनी के पास होगी और उसका पूरा कंट्रोल जो है पब्लिक की जगह प्राइवेट कंपनी करेगी। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि जो पब्लिक कंपनी है, बेसिकली जो गवर्नमेंट कंपनी है, वो हम जानते हैं कि काफ़ी हद तक काफ़ी इनएफिशिएंट होती हैं और उनमें करप्शन वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए ज़्यादातर जो होती है ना वो लॉस मेकिंग होती हैं। ठीक है ना। आप देखिए कई ज़्यादातर जो गवर्नमेंट कंपनीज होंगी ना वो लॉस मेकिंग होगी, तो वो प्रॉफिट नहीं बना पाते क्योंकि बहुत इनएफिशिएंट होते हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो वो क्या करते हैं, तब सरकार क्या करती है, अपनी सारी ओनरशिप उस एक दूसरी प्राइवेट कंपनी को दे देती है। अब जब प्राइवेट कंपनी आती है, ये प्राइवेट कंपनी जो है प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती है। ठीक है ना। इसको समाज सेवा से कुछ लेना देना नहीं है। अब जब ये प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करेंगे तो ये टेक्नोलॉजी को बेटर बनाएंगे। ठीक है ना। ये इंश्योर करेंगे कि भाई इनएफिशिएंसी ना हो, ये इंश्योर करेंगे कि करप्शन ना हो। ये सब चीज़ों को ये इंश्योर करेंगे ताकि उस कंपनी में जो है एक तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़े। ठीक है ना। नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, नए नए एम्प्लॉयज़ लेकर आएंगे, जिससे कि कंपनी जो लॉस से प्रॉफिट की तरफ बढ़े। तो यही होता है दोस्तों पर्पस प्राइवेटाइजेशन का। कंपनी जो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इनएफिशिएंट है, वो एक प्रॉफिटेबल कंपनी की तरफ बढ़े, वो एक एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़े। इसे कहते हैं दोस्तों प्राइवेटाइजेशन। जब अब एक पब्लिक कंपनी का कंट्रोल प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाता है तो उसे कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। देखिए गवर्नमेंट कंपनी जो है उसकी ओनरशिप एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी को दे दी गई है, इसे हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। इसकी ओनरशिप दी गई है प्राइवेट सेक्टर कंपनी को। अब एक दूसरी चीज़ होती है दोस्तों डिस इन्वेस्टमेंट। ये आपका दोस्तों 1 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, तो इसको स्टार में लगा रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा इसलिए अच्छे से। डिस इन्वेस्टमेंट भी एक तरीके का प्राइवेटाइजेशन होता है। ये क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी अपनी ओनरशिप एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी को दे रही है। बट डिस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ इक्विटी टू द पब्लिक। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी को नहीं दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है पब्लिक को। एक कंपनी जो कि गवर्नमेंट कंपनी है अपना पार्ट ऑफ इक्विटी, बेसिकली अपना कुछ शेयर्स जो है वो पब्लिक को बेच रही है, उसे हम कहते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। जैसे इन्वेस्टमेंट क्या होता है, किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना। डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अपनी इन्वेस्टमेंट वापस खींच लेना। एक मान लीजिए कंपनी है जिसमें 60% शेयर जो है वो गवर्नमेंट का है और बाकी जो 40% है वो कुछ लोगों का मिला जुला के जैसे भी है। अब मान लीजिए इस कंपनी ने बोला कि मुझे डिस इन्वेस्टमेंट करना है। इस कंपनी ने बोला कि भाई अब मैं अपने पास सिर्फ 30% रखूँगा, या मान लीजिए इसने बोला कि मैं अपने पास सिर्फ 40% रखूँगा, तो इसके पास रह जाएगा 40%। ठीक है ना। और जो बाकी 20% है उसने जनरल पब्लिक को बेच दिया, तो अब यहाँ पर रह जाएगा 60% जो है वो बाकी लोगों के पास हो जाएगा। बेसिकली इसने अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट, अपने खुद के शेयर पब्लिक को बेच दिए। कई बार क्या होता है दोस्तों कि कोई कोई बड़ी कंपनी जो होती है, प्राइवेट कंपनी है, वो उस पब्लिक कंपनी के शेयर नहीं खरीदना चाहती है। कई बार होता है कि एक बड़ी कंपनी जो है, सरकारी कंपनी है, वो अपने शेयर्स तो किसी प्राइवेट कंपनी को बेचना चाहते हैं, बट वो प्राइवेट कंपनी को खरीदने को रेडी नहीं है। बट जो पब्लिक है वो खरीदने को रेडी है। ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, इसलिए अपनी कंपनी की जो है, प्लस वो चाहते नहीं कि किसी बड़ी कंपनी के पास उसका ओनरशिप आए। ठीक है ना।
अभी मान लो 60% से 20% किसी प्राइवेट कंपनी को बेचने जाएंगे तो प्राइवेट कंपनी तो पूरा 20% खरीद लेगी। बट पब्लिक ऐसा नहीं है ना। पब्लिक कोई कोई 100 शेयर खरीदता है, कोई 1000 शेयर खरीदता है, कोई 5000 शेयर खरीदता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो इस तरीके से उसने क्या करा, अपनी पावर उसने दे दी प्राइवेट को, लेकिन उसने पब्लिक में बेच दी। अब इससे सरकार के पास तो 40% शेयर रहे और बाकी 60% जो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इसमें कुछ प्राइवेट कंपनी के पास शेयर हैं, कुछ पब्लिक के पास शेयर हैं, कुछ किसी और के पास है। तो इसे कहते हैं दोस्तों डिसइन्वेस्टमेंट। जब एक PSU सेल करती है अ पार्ट ऑफ इज इक्विटी, कुछ पार्ट ऑफ इज इक्विटी का, टू द जनरल पब्लिक, इट्स कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। व्हेन अ पब्लिक कंपनी सेल्स अ पार्ट ऑफ इज इक्विटी टू द पब्लिक, इट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन में सिर्फ क्या हो रहा था, एक गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट सेक्टर कंपनी को अपने शेयर्स दे रही थी। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा है दोस्तों, कि वही सरकारी कंपनी, वही पब्लिक कंपनी प्राइवेट सेक्टर को ना देकर जनरल पब्लिक में अपने शेयर्स बांट रही है। उसे हम कहते हैं दोस्तों डिसइन्वेस्टमेंट। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने स्टार मार्क कर दिया और अच्छे से समझाया आपको। तो दोस्तों ये हो गया हमारा प्राइवेटाइजेशन के बारे में सब कुछ, छोटा सा ही टॉपिक था। अब हम आते हैं दोस्तों ग्लोबलाइजेशन पे। ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? ग्लोबलाइजेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड ग्लोबल। ग्लोबल मतलब वर्ल्ड, दुनिया, ठीक है ना। डेफिनेशन से समझते हैं कि क्या है ग्लोबलाइजेशन का मतलब और उसके पॉइंट्स। इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट का मतलब है दोस्तों ज्वाइन कर लेना, जोड़ देना, मिक्स कर देना, ठीक है ना। इंटीग्रेटिंग नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, अपनी खुद की देश की इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी को इंटीग्रेट मतलब जोड़ देना दुनिया की इकोनॉमी से, थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के सब बैरियर हटा देने से जब हम अपनी इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी से जोड़ देते हैं तो उसे हम कहते हैं दोस्तों ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। हमारी इकोनॉमी और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी कनेक्ट हो गई, इंटरकनेक्टेड इज द वर्ड। अब सब इकोनॉमी जो है इंटरकनेक्टेड है, ठीक है ना। अब इकोनॉमी आइसोलेशन में नहीं है, अलग से नहीं है। हमने अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बाकी कंट्री से जोड़ दिया। अब हम बाहर सामान बेचेंगे और बाहर से सामान खरीदेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे देश में कंपनी है जो कि मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाती है, ठीक है ना। ये है मेडिकल इक्विपमेंट बना रही है कंपनी, ठीक है ना। और वो जो है बनाती है करीब करीब समझ लीजिए आप 1 लाख ICU बेड्स, ठीक है ना। बट वो बना रही है, उसका प्रोडक्शन है हर साल का। बट किसी ना किसी कारण हमारे देश में ज़रूरत है 1.5 लाख की, 1.5 लाख ICU बेड्स की ज़रूरत है, ठीक है ना। अब भैया इसका मतलब ये है कि 50,000 बेड्स का शॉर्टेज हो गया है, ठीक है ना। 50,000 बेड्स का शॉर्टेज है क्योंकि डोमेस्टिक कंपनी प्रोड्यूस कर रही है 1 लाख और हमें चाहिए 1.5 लाख, ठीक है ना। अब इस शॉर्टेज को हम कैसे पूरा कर सकते हैं? इस शॉर्टेज को हम तब पूरा कर सकते हैं अगर मान लीजिए ग्लोबलाइजेशन नहीं है, तो ये शॉर्टेज हमेशा रहेगी, ठीक है ना। लोगों को तकलीफ होती रहेगी, या तो इसको बढ़ाना पड़ेगा अपना प्रोडक्शन या डिमांड कम करना पड़ेगा। तो ये दिक्कत हमेशा रहेगी, डिमांड सप्लाई गैप रहेगा। अब जब ग्लोबलाइजेशन हो गया तो एक बाहर की कंपनी जो कि ग्लोबल कंपनी है, उसने बोला कि भाई क्यों ना मैं आपके 50,000 जो हैं ICU बेड्स का शॉर्टेज जो है मैं पूरा कर दूं। तो हमने बोला ठीक है। तो हमने इस कंपनी से एक तरीके से इंपोर्ट कर लिया, ठीक है ना। तो हमारा जो गैप है वो बाहर की कंपनी ने पूरा कर दिया। ये ग्लोबलाइजेशन का होता है फ़ायदा, कि हमारी कंपनी में जो, हमारी कंट्री में जो डिमांड है जो पूरी नहीं कर पा रही है डोमेस्टिक प्रोडक्शन से, वो हम ग्लोबल कंपनी से, किसी बाहर की कंपनी से हम पूरा कर सकते हैं इंपोर्ट करके। अब आते हैं दोस्तों दूसरे एग्जाम्पल पे। अब एक्सपोर्ट के एग्जाम्पल पे हम आते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए यही आप समझ लीजिए हमारी एक प्रोडक्शन कंपनी है जो कि मेडिसिन बनाती है, समझिए वो बनाती है पैरासिटामोल, बहुत ही जो है बहुत फेमस जो है ये दवाई है, बेसिकली फीवर वगैरह की दवाई है। वो बनाती है पैरासिटामोल। पैरासिटामोल वो बनाते हैं दोस्तों 1 मिलियन मतलब 10 लाख टोटल टैबलेट्स, ठीक है ना। उसके डोजेस कह लीजिए आप, 1 मिलियन डोज वो बनाते हैं। हमारे देश में जो है ज़रूरत है अभी मान लीजिए आप 8 लाख की, 8 लाख डोजेस की ज़रूरत आती है, ठीक है ना। अब उनका प्रोडक्शन है 1 मिलियन, ठीक है। हमारे देश में ज़रूरत है सिर्फ 8 लाख की। तो इसका मतलब 2 लाख के आसपास डोजेज जो हैं वो उनकी या तो ख़राब हो जाएंगी,
या फिर उनके पड़ी रहेंगी बट वो यूज़ नहीं हो पाएंगी। एक तरीके से उनका खर्चा है, उन्होंने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर दिया। अब वो क्या करें? अब लोगों का एकदम से डिमांड तो बढ़ नहीं जाएगा। 8 लाख लोग हैं जो कंज्यूम कर रहे थे, उतना ही रहेंगे। अनटिल इसको ऐसी कैलामिटी नहीं आ गई जैसे कोविड वगैरह नहीं आ गया तो उतना ही रहेंगे। तो ये 2 लाख उसके हमेशा ज़्यादा रहेंगे। अब इस केस में उल्टा है दोस्तों, सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, ठीक है ना। उस केस में क्या था, डिमांड हमारी ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा, डिमांड कम। अब ये क्या करे 2 लाख। अब एक भाई दूसरी कंट्री में से एक समझ में आता है कि मान लो एक अफ्रीका की कंट्री है, साउथ अफ्रीका एक है, जिसने बोला कि भाई साहब हमारे देश में क्या है, पैरासीटामोल ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होती है, तो क्या आप हमें दे सकते हैं? हमने बोला बढ़िया यार, और क्या चाहिए। तो हमने ये 2 लाख डोजेज वहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है दोस्तों, हम अपना सामान बाहर बेच सकते हैं। इसलिए जब हमने एक्सपोर्ट किए तो हमारी जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन थी वो यहाँ पर चली गई। अब यहाँ पर चली गई तो हमें इसके पैसे मिलेंगे, वी विल रिसीव द मनी। अब ये जो पैरासीटामोल वाली कंपनी तो खुश है भैया, ये और प्रोड्यूस करेगी, 3 लाख 4 लाख 6 लाख अफ्रीका की जगह और भी जगह बेचेंगे, चाइना में बेचेंगे, एशियन कंट्री जितने भी वहाँ पर बेचेंगे। अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो यूएस, यूके, अमेरिकन कंपनीज को भी बेचेंगे, जो अमीर देश है उनको भी बेचेंगे। पहले सस्ते देशों को बेचना शुरू करेंगे, अगर वहाँ प्रोडक्शन आ जाती है तो अमीर देशों को बेचेंगे। ऐसे करके दोस्तों हमारा जो ये है, जो गैप है, ये ख़त्म हो जाएगा। और यही जो डोमेस्टिक कंपनी जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रही थी, जो इनके पास पड़ा हुआ था मान लीजिए सामान गोदाम में, वो सब हम एक्सपोर्ट कर देंगे। ये हुआ दोस्तों मेरा दूसरा ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा। ये है दोस्तों हमारे तरीके से ग्लोबलाइजेशन और उसके जो फ़ायदा है। बेसिकली हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा समझ में आ गया कि हमने क्या किया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे सरकार ने ऐसा क्या किया था। 5 पॉइंट है दोस्तों जो हम पढ़ेंगे, जिनसे हमें पता लग जाएगा कि ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे हुआ क्या था। पहला दोस्तों ये है कि ऑटोमेटिक परमिशन फॉर 51% ऑफ फॉरेन इक्विटी। सरकार ने फॉरेन कंपनीज को 51% तक इन्वेस्ट करने की आज़ादी दे दी थी कि भैया अब आप 51% तक शेयर ले सकते हैं एक डोमेस्टिक कंपनी में। भाई उनको 51% शेयर इसलिए भी चाहिए होता है कि अब जब क्या होता है कि कंपनी के पास, फॉरेन कंपनी के पास 51% आ गया, मतलब उनके पास एक तरीके से कंपनी का ओनरशिप आ गया है। ओनरशिप आ गया है तो उनके पास अब क्या है, डिसीजन मेकिंग उनके पास आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता होगा कि जब जिसके पास सबसे ज़्यादा शेयर होते हैं तो जब वोटिंग वगैरह होती है तो उनके डायरेक्टर ज़्यादा बैठते हैं। इनके पास ज़्यादा शेयर हैं तो ये लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करनी है। मान लीजिए हम कोई पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, तो अब ये कंपनी जो फॉरेन कंपनी है वो बेटर टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी, इनके पास ओनरशिप है तो ये डिसीजन ले सकते हैं। ये वाला अपने खुद के डायरेक्टर्स बिठा सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे लोग बिठा सकते हैं जो उन्हें पता है कि जो करप्शन में इन्वॉल्व ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है ना। और वो लोग जिन्हें नॉलेज है उस प्रोडक्ट की, उनको बिठाएंगे मेरिट पे लोगों को। तो ये सब फ़ायदे हो जाते हैं दोस्तों। इसलिए कंपनी जो है 51% जब उनका शेयर हो गया, मान लीजिए 50 से ज़्यादा शेयर हो जाता है फॉरेन कंपनी का, तो एक तरीके से वो डिसीजन मेकिंग वाली पावर पे आ जाती है। जब वो डिसीजन मेकिंग वाली पावर पे आ जाती है तो कंपनी में कई सारे सुधार करती है। इसलिए जो है सरकार ने अलाउ कर दिया ऑटोमेटिक परमिशन, मतलब सरकार से आपको अब कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। सरकार के पास आपको आने की ज़रूरत नहीं है कि क्या मैं इस कंपनी में 50% से ज़्यादा ले सकता हूँ। ऑटोमेटिकली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर वो कंपनी अग्री करती है तो आप 51% इक्विटी ले सकते हैं। सेकंड चीज़ क्या करी दोस्तों, फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट जो है उसकी लिमिट बढ़ा दी, 1 करोड़ कर दी। अब फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स क्या है, देखो दोस्तों हर बार ऐसा नहीं होता है कि एक डोमेस्टिक कंपनी में फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट करे, पैसे इक्विटी से खरीदे। कई बार क्या होता है कि हम एक डोमेस्टिक कंपनी है, उसको नहीं चाहिए फॉरेन इक्विटी, उसने बोला कि मुझे फॉरेन इक्विटी नहीं चाहिए, एफडीआई नहीं चाहिए, बट मैं खुद ही अपनी कंपनी को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। तो वो क्या करता है, मान लीजिए कार मेकिंग कंपनी है, ठीक है ना, वो कार मेकिंग कंपनी जो है अभी इस टाइम पे 6 लाख की कार उसका कॉस्ट है और वो पेट्रोल भी ज़्यादा लेती है ये उसका, और टेक्नोलॉजी भी थोड़ी आउटडेटेड है। तो वो क्या करते हैं, यूएस से, यूके से, रशिया से टेक्नीशियन बुलाते हैं। ये टेक्नीशियंस क्या करते हैं, इस कंपनी पर थोड़ा करते हैं काम, टेक्नीशियंस, ठीक है ना, इस कंपनी पर थोड़ा काम करते हैं और उसके बाद मान लीजिए इसके ऊपर इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बेटर करते हैं, इसको कोशिश करते हैं कि पेट्रोल कम पिए, और इसकी कॉस्ट भी जो है वो लेके आ जाते हैं नीचे 5 लाख पे, ठीक है ना। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर मैंने फॉरेन कंपनी ने इक्विटी इन्वेस्ट नहीं करी, बट फॉरेन कंपनीज के कुछ लोगों से मैंने सर्विसेज ली हैं, कुछ लोगों को बुलाया है मैंने अपनी कंपनी में,
अपनी टेक्नोलॉजी में चेंज कराया है, गाड़ी का तरीका मैंने चेंज कराया है, उसके टायर्स मैंने चेंज कराए हैं, उसकी लुक चेंज कराई है, उसका मैंने माइलेज ठीक कराया है। ये करने के लिए मुझे क्या है, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, मेरी कंपनी की क्वालिटी, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर हो गई। अब इन लोगों को जो है मुझे देने पड़ेंगे पैसे। तो वो लिमिट जो है मैंने 1 करोड़ तक कर दी। वो सरकार ने क्या करा, अब 1 करोड़ की लिमिट कर दी कि अब 1 करोड़ के आसपास तक जो है फाइनेंस फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स कर सकते हैं कि इन लोगों से एग्रीमेंट कर सकते हैं कि हम आपको 1 करोड़ तक की आप उनको पैसे दे सकते हैं, फिर उनसे पैसे ले सकते हैं कि भाई अगर आपको कुछ मान लीजिए अपनी कंपनी में टेक्नोलॉजिकली इंप्रूवमेंट कराना है, तो आप ज़रूरी नहीं कि आप फॉरेन टेक कंपनी आप में आके इन्वेस्ट ही करें, आप पैसे दे सकते हैं बाहर लोगों को, बाहर के लोग आके हमारे देश में आकर काम कर सकते हैं और टेक्नोलॉजिकली इंप्रूव कर सकते हैं। और हो सकता है कि हमारे भी कुछ लोग जो है बाकी देश में जाकर बाहर टेक्नोलॉजिकली इंप्रूवमेंट वाला काम करें, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि वही देश में हमारे आके काम करेंगे। हमारे देश में वैसे कई सारे लोग हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, कंप्यूटर का काफ़ी अच्छा नॉलेज है, आईटी का नॉलेज है, वो बाहर के देशों में जाकर क्या नाम है अपना सर्विसेज दे सकते हैं और फिर हमें उसके पैसे मिलेंगे, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट दोस्तों ऑटोमेटिक परमिशन ऑफ 51%, 51% एक इन्वेस्ट करने की परमिशन दे दी। दूसरा पॉइंट फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट 1 करोड़ तक कर दिया। तीसरा पॉइंट दोस्तों है डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी बाय 20%। 20% तक इंडियन करेंसी को डीवैल्यूएट कर दिया गया। अब डीवैल्यूएशन का फायदा क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी अच्छे से समझा रखा है, बट फिर भी अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको दोबारा एक बार ठीक से समझा देता हूँ। डीवैल्यूएशन से फायदा क्या होता है। डीवैल्यूएशन दोस्तों फायदा ये होता है कि उससे एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। एक्सपोर्ट कैसे बढ़ जाता है ये समझिए आप। ये भैया एक एक्सपोर्टर जिसका नाम है बिट्टू। अब बिट्टू एक्सपोर्टर क्या करता है, यहाँ से बाहर यूएसए फर्नीचर बेचता है भैया, ठीक है ना। फर्नीचर बेचता है और इसको मिलते हैं यहाँ से डॉलर, ठीक है ना, पैसे तो मिलेंगे ना इसको। अब डॉलर को ये क्या करता है, आईएनआर में कन्वर्ट करता है, आईएनआर में कन्वर्ट करके इसके पास ये होगी इनकम। अब मान लीजिए पहले जो था मेरा $1 वो हुआ करता था 70 रुपये का, अब वही डॉलर जो है सरकार ने कर दिया 84 का, 20% से डिवैल्यूएट कर दिया, 70 से 84 कर दिया, ठीक है ना। ये डिवैल्यूएट हो गया हमारा आईएनआर। अब ये मत पूछना कि 70 से 84 जो डिवैल्यूएट कैसे हुआ, ये तो बढ़ गया। मैंने आपको समझाया था दोस्तों, ये हमारा आईएनआर डिवैल्यूएट हो गया, उसको करेंसी वीक हो गई। पहले उससे 1 से लड़ने के लिए 70 की जरूरत पड़ती थी, अब 1 से लड़ने के लिए 84 की जरूरत पड़ रही है, तो कमज़ोर तो ये हुआ ना, तो ये डिवैल्यूएट हो गया। अब जब 70 से 84 हुआ तो देखो क्या हुआ, 70 वाले केस में इसको मान लीजिए $100 मिलते थे, यहाँ से $100 मिलते थे, मतलब 7,000 रुपये इसको मिलते थे फर्नीचर सेल करने के। उस 7,000 में से अपनी सैलरी देता था 5,000 की, ठीक है, और उसके घर में 2,000 रुपये आते थे। चलो भाई ठीक है, सही चल रहा है। अब जब 70 से 84 हुआ, 70 से $84 हुआ, तो अब इसको $100 की जगह 7,000 नहीं मिलेंगे, अब इसको मिलेंगे $8,400, ठीक है ना। अब इसको $8,400 क्योंकि फर्नीचर उसने उतना ही बेचा है, $100 भी मिले, बट $100 के अब 84 रुपये मिल रहे हैं उसको। अब इस $84 में से फिर वो सैलरी पे करेगा अपनी 5,000 रुपये, बट अब उसके घर में कितने आएंगे, 3,400 रुपीज़। अब उसके घर में 2,000 की जगह 3,400 रुपये आएंगे। भाई वो बोलेगा मज़ा आया। अब क्या करेगा वो, और ये मज़ा देने के लिए बाकी लोगों को वो बोलेगा भाई बाकी लोग आ जाओ, बिट्टू चिंटू पिंटू सब आ जाएंगे, और सब लोग एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। भाई वो भी अपना एक्सपोर्ट बढ़ा देगा, बोलेगा भाई मैं डबल करता हूँ, डबल फर्नीचर बेचता हूँ। बाकी लोग मार्केट में आ जाएंगे, वो भी फर्नीचर बेचेंगे या कुछ और बेचेंगे, कोई कोई क्या नाम है आपका आईटी से रिलेटेड चीज़ें बेचेगा, कोई कुछ और बेचेगा, कोई क्लोथ्स बेचेगा, कोई कुछ और भी चीज़ बेचेगा। ऐसे करके एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। जब डॉलर डीवैल्यूएट हुआ तो एक्सपोर्ट जो है बढ़ गया, और इसीलिए जो है डॉलर को डिवैल्यूएट करा गया था ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सके। आते हैं दोस्तों सेकंड लास्ट पॉइंट पे। सेकंड लास्ट पॉइंट है न्यू 5 ईयर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। एक और चीज़ जो करी गई 1992 से 1997, बेसिकली एक नई एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी बनाई गई, 5 ईयर पॉलिसी बनाई गई। इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी में दोस्तों उन्होंने बोला कि हर तरीके की रिस्ट्रिक्शन जो है वो हटा देंगे। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि कुछ इंपोर्ट कोटा हुआ करते थे कि भैया हम इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। हमारे देश में मान लीजिए किसी पर्टिकुलर मेडिसिन की कंजम्पशन की ज़रूरत पड़ती है 1 लाख यूनिट,
बट हमारे को इंपोर्ट कोटा है 70,000 यूनिट का, तो इसका मतलब 30,000 यूनिट का गैप रहेगा। 30,000 यूनिट जो है हमारे देश में अभी भी कम पड़ेगा, क्योंकि कोटा सिस्टम हुआ करता था कि आप इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। वो तरीके के कोटा रिस्ट्रिक्शन सारे हटा दिए गए थे। जो न्यू 5 ईयर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी थी 1992 से 1997, इसमें हर तरीके के रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए थे। किसी तरीके का कोटा वगैरह नहीं रहेगा, ठीक है ना। इन सब रिस्ट्रिक्शन को हटाने की वजह से क्या हुआ, हमारे देश में इंपोर्ट भी जो है खुले से आने लगा, एक्सपोर्ट भी जो है अच्छे से होने लगा। लास्ट पॉइंट जो है वो है रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होता है दोस्तों? कस्टम ड्यूटी होता है जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, उस पर टैक्स लगता है। उस पर जो टैक्स लगता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी, उसको हम मिला के कहते हैं कस्टम ड्यूटी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जब टैक्स लगता है उसे कहते हैं कस्टम ड्यूटी। अब ये क्या है, रिड्यूस करने से क्या, एक टाइम पे हमारे देश में दोस्तों 250% का कस्टम ड्यूटी हुआ करता था, तो उसको जो है कम कर दिया गया। तो बेसिकली आप ये समझिए, आप ऐसे समझिए कि एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है ना। वो मान लीजिए एक मोबाइल फ़ोन हमारे देश में अगर अगर उधर $100 का बिक रहा है, तो अगर मैं INR में कन्वर्ट करूं तो मान लीजिए अगर $1,000 का बिक रहा है तो 70,000 का हमारे देश में आएगा वो फ़ोन है, ठीक है ना। अब इस पर मान लो कस्टम ड्यूटी लगा दी गई है 50%। अब इस 50% जब कस्टम ड्यूटी लगा दी गई तो हमारे देश में आते आते कितने का हो जाएगा, 70,000 प्लस 50% ऑफ 70,000, 35,000 ऐड करेंगे, 1,05,000 का। फिर 50% तो कस्टम ड्यूटी है ना भैया, तो अगर उसको इंडिया में बेचना है तो वो 1,05,000 का बेचेगा, तो ये हमारे लिए बहुत महंगा हो जाता था। अब ये कस्टम ड्यूटी जो है रिड्यूस कर दी गई। अब भैया बोला कस्टम ड्यूटी सिर्फ रहेगा 20%। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ बस, ठीक है। ये परसेंटेज आप मत, क्योंकि कस्टम ड्यूटी हर प्रोडक्ट पे अलग अलग होती है, ठीक है, तो इसलिए आप ये एग्जांपल ऐसे मत लीजिएगा। 20% कर दिया। अब क्या हुआ, वही 70,000 का फ़ोन अब 20% मतलब 84,000 का हमें मिलने लगा हमारा को, और लोगों ने वो फ़ोन खरीदना शुरू किया। एक आईफोन एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, आप देख सकते हैं कि कस्टम ड्यूटी अगर मान लीजिए आईफोन पे हमको इसलिए ज़्यादा देनी पड़ती है क्योंकि उधर कस्टम ड्यूटी है ज़्यादा। अगर यही आईफोन हमारे देश में प्रोड्यूस होगा तो हमें उसकी कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि वो इम्पोर्ट नहीं हो रहा है ना, समझे। इसलिए हम जो है मेक इन इंडिया को भी हम ज़्यादा बढ़ावा देते हैं आजकल, कि इंडिया में प्रोड्यूस होगा जब, तो हमें बाहर को कस्टम ड्यूटी वगैरह नहीं देना पड़ेगा। तो अब लोग ज़्यादा खरीदेंगे, 1,05,000 से 84,000 हो गया, अभी प्राइस कम हो गया, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे। प्लस जो कंपनीज़ हैं जो बेच रही हैं मोबाइल फ़ोन कंपनीज़, वो भी खुश रहेंगी कि भैया अब हम ज़्यादा डिमांड आ गई है। पहले 1,05,000 था तो कम लोग खरीदते थे, तब सिर्फ मान लीजिए 10,000 लोग खरीद रहे थे। 84,000 हो गया, अब 20,000 लोग हो गए। उनको भी देखा भाई डिमांड बढ़ गई है, बढ़िया है, तो वो और प्रोड्यूस करेंगे और बेचेंगे, वो उनको और लिक्विडेटिव मार्केट लगेगी, तो और ज़्यादा प्रोड्यूस करके इंडिया के लिए नए नए प्रोडक्ट्स निकाल के लेके आएंगे, तो उनको भी एक तरीके से फ़ायदा हुआ। तो रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटी करने से क्या होता है कि हमारे को जो डोमेस्टिकली जो है इंपोर्ट सस्ता हो जाता है, एक्सपोर्ट भी सस्ता हो जाता है, उससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है थोड़ा स्मूथ हो जाता है और बेटर हो जाता है। तो सबने क्या पढ़ा फिर ग्लोबलाइजेशन में, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी। पहले तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा कि इंटीग्रेटिंग नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। हमारी देश की इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से हमने इंटीग्रेट कर दिया इंटरनेशनल ट्रेड के बैरियर हटाकर, ठीक है। फिर पहला पॉइंट पढ़ा हमने, क्या उसमें किया गया, ऑटोमेटिक परमिशन फॉर 51% फॉरेन इक्विटी। फॉरेन इक्विटी के लिए 51% अलाउ कर दिया गया कि भाई आप 51% तक हमारे देश में हमारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 51% तक कर पाएंगे तो आप ओनरशिप ले पाएंगे, डिसीजन मेकिंग की पावर पर आ पाएंगे। डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे तो भैया आप अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, अपने लोगों को बिठा सकते हैं, अच्छे लोगों को बिठा सकते हैं। फिर फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स 1 करोड़ तक बढ़ा दी, उसकी लिमिट 1 करोड़ बढ़ा दी गई कि भाई अगर आपको हमारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है तो भी अगर एक डोमेस्टिक कंपनी को बाहर से कुछ लोगों को बुलाना है अपनी कंपनी में सुधार करने के लिए तो वो भी कर सकता है। उसकी लिमिट जो है 1 करोड़ कर दी गई थी। 1 करोड़ के आसपास तक आप सर्विस ले सकते हैं, 1 करोड़ के आसपास तक की आप सैलरी दे सकते हैं लोगों को, अग्रीमेंट्स कर सकते हैं लोगों के साथ, ताकि आप अपनी कंपनी में सुधार ला सकें डोमेस्टिक कंपनी में। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा जो है डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी बाय 20%। हमने अपनी कंट्री की करेंसी INR को 20% तक हमने डिवैल्यूएट कर दिया। डिवैल्यूएट करने से क्या हुआ, अभी मैंने आपको समझाया डिटेल में। एक्सपोर्ट बढ़ गए, और ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, और ज़्यादा मार्केट में एक्सपोर्टर आ जाएंगे, तो हमने अपना सामान बाहर बेचना शुरू कर दिया। चौथी चीज़, न्यू 5 ईयर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी 1992 से 1997। तो बहुत आसान है कि एक नई पॉलिसी बस बेसिकली दोस्तों ले आई थी सरकार, जिसमें उन्होंने बोला था कि हर तरीके की रिस्ट्रिक्शन और कोटा हम हटा देंगे
ताकि इजीली जो है इंपोर्ट हो सके और एक्सपोर्ट स्मूथली हो सके। लास्ट पॉइंट, रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी जो कि मतलब होता है एक्सपोर्ट ड्यूटी या फिर इंपोर्ट ड्यूटी में रिडक्शन कर दिया गया। वो कम करने से क्या हुआ कि बाकी कंपनीज हमारे देश में आसानी से बेच सकते थे और हम भी बाकी देशों में आसानी से बेच सकते थे, क्योंकि जब टैक्स कम हो गया, ड्यूटी कम हो गई, तो सामान सस्ता हो गया। हमारे देश में खरीदने वालों के लिए भी तो सामान सस्ता हो गया, उनके देश में हमें बेचने के लिए भी सामान हमारे लिए बेहतर हो गया। ये तो दोस्तों 5 पॉइंट तो हमने पढ़ लिए दोस्तों ग्लोबलाइजेशन के बारे में और प्राइवेटाइजेशन के इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों आउटसोर्सिंग के बारे में और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ 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 लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।